नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इजराइल ने एक और जंग का मोर्चा खोल दिया है। इस बार अटैक सीरिया पर किया गया, वही सीरिया जिसने कुछ दिन पहले अपने एयर स्पेस को इजराइल के लिए खोल दिया था ताकि वो ईरान पर अटैक कर सके। तो फिर इजराइल के निशाने पर सीरिया क्यों आ गया? क्या अल जुलानी के खिलाफ नेतन्याहू ने मोर्चा खोला है, या फिर अमेरिका के साथ जुलानी वेपन डील नहीं कर रहा और इसलिए नेतन्याहू के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर साजिश का शिकार जुलानी और सीरिया हो रहा है? इन सब के बीच में क्या रूस समुदाय को हथियार बनाया जा रहा है, या फिर सीरिया के आतंक से रूस समुदाय को बचाना इजराइल अपना कर्तव्य समझ रहा है? आज आपको बताएंगे क्या है रूस समुदाय, क्या है इसका सीरिया इजराइल कनेक्शन और क्या है इसकी मान्यताएं जिससे सीरिया परेशान है और इनकी रक्षा करना क्यों इजराइल के लिए मजबूर, क्योंकि इस बार कर दिया गया है सीरिया पर इजराइल अटैक। अब सोचिए, एक छोटा सा देश इजराइल पूरे खाड़ी को डिस्टर्ब कर रहा है। सबसे पहले हमास के जरिए फलस्तीन को अटैक किया गया, उसके बाद हिजबुल्लाह को अटैक करते हुए लेबनान को अटैक किया गया, फिर हूती को अटैक करते हुए यमन को अटैक किया गया और उसके बाद परमाणु हथियारों को हथियार बनाते हुए ईरान पर अटैक किया गया और अब रूस को हथियार बनाते हुए सीरिया पर निशाने दागे जा रहे हैं। तो जरा देखिए, जो जंग का नया मैदान खाड़ी के अंदर तैयार हुआ है वो किस तरीके से तैयार हुआ और इस बार उसके पीछे का जो कारण वो क्या बताया जा रहा है। दरअसल इजराइल वर्सेस सीरिया, ये जंग का एक और नया मैदान जो खाड़ी के अंदर तैयार हो चुका है और इस जंग की वजह क्या है? जंग की वजह है रूस समुदाय। आप सोचिए, एक ऐसा समुदाय जिसकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में 10 लाख के आसपास भी नहीं है, उसने दो देशों को आपस में लड़वा दिया है। क्या वाकई में रूस समुदाय इजराइल के लिए इतना महत्वपूर्ण कि वो सीरिया पर अटैक कर रहा है? वहां के रक्षा मंत्रालय को उड़ा दिया गया, वो रक्षा मंत्रालय जिसने कुछ दिन पहले ही इजराइल को परमिशन दी कि वो अपने एयर डिफेंस के जरिए ईरान पर अटैक कर सकता है। चलिए सबसे पहले उस रूस समुदाय के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से एक और जंग का अखाड़ा तैयार हो चुका है। रूस दरअसल एक अरबी भाषी धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी शुरुआत के लिए कहा जाता है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान मिस्र के जरिए हुई या मिस्र के अंदर हुई। यह समुदाय इस्माइली संप्रदाय से निकला है। समय के साथ इसने अपनी एक अलग धार्मिक पहचान विकसित की। कमाल की बात देखिए, रूस धर्म में इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, ग्नोस्टिक दर्शन, हिंदू दर्शन, यहां तक कि बौद्ध धर्म के तत्व भी शामिल किए गए, जो इसे एक अनूठा और समन्वयवादी धर्म बनाता है। आप यह भी कह सकते हैं कि हर धर्म की सबसे बेहतरीन खूबियों को इकट्ठा करके एक नए धर्म का निर्माण किया गया जिसे रूस धर्म कहा गया। रूस लोग अपनी धार्मिक प्रथाओं और ग्रंथों को गुप्त रखते हैं। केवल समुदाय के चुनिंदा सदस्यों को ही इसके गहरे रहस्यों तक पहुंच प्राप्त होती है। लेकिन सवाल यह है कि एक समुदाय, एक धर्म जो सर्वधर्म से मिलकर बना है, वो आखिर दो देशों को आपस में क्यों लड़वा रहा है, या वो इस जंग की वजह कैसी है? इसको समझने के लिए जरा इनकी पॉपुलेशन को देखिए, और पॉपुलेशन जरा देखिए कि सीरिया में कितनी, इजराइल में कितनी और कहां कहां मौजूद है। अगर रूस की दुनिया की आबादी देखें तो सीरिया के अंदर ये 7 लाख के आसपास है, जो वहां की कुल पॉपुलेशन में महज 3% है। जबकि अगर इजराइल में देखें तो महज 1,30,000 है और पूरी दुनिया में देखें तो रूस आबादी 10 लाख के आसपास है। और पूरी दुनिया में कहां ये रहते हैं? खाड़ी के कुछ देशों के अंदर, जिनमें एक सीरिया है जो इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है, दूसरा इजराइल है जिसने अटैक किया हुआ है,
तीसरा लेबनान है और चौथा जॉर्डन है। इंटरेस्टिंग यह है कि क्या अब सीरिया के बाद लेबनान, जो पहले से इजराइल के निशाने पर हो, हिजबुल्लाह को अटैक करते करते उसने आधे लेबनान को अटैक किया, क्या जॉर्डन भी उस लिस्ट में शामिल होने वाला है? यह इंटरेस्टिंग है क्योंकि इजराइल की पॉपुलेशन का लगभग 1% भी नहीं है जो ड्रूज समुदाय है, और सीरिया की पॉपुलेशन का 3% भी नहीं है। तो फिर कनेक्शन क्या है और क्यों यह कहा जा रहा है कि ड्रूज धर्म को बचाने के लिए इजराइल ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय को अटैक कर दिया है? यह हम आपको बताएं, उससे पहले ड्रूज धर्म की विशेषताएं आपको बताते हैं। ड्रूज अपनी धार्मिक प्रथाओं और ग्रंथों को गुप्त रखते हैं। केवल समुदाय के कुछ ज्ञानी सदस्यों को ही पूर्ण धार्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। ड्रूज समुदाय में ना तो कोई बाहरी व्यक्ति शामिल हो सकता है और ना ही ड्रूज लोग दूसरे धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल यहूदी की तरह। यह समुदाय केवल अपने समुदाय के भीतर विवाह को मान्यता देते हैं। छठे फातिमी खलीफा को एक देवीय व्यक्ति मानते हैं। उनका धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित है, यानी कि एक ईश्वर पर। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें पुनर्जन्म की अवधारणा भी शामिल है। अब पुनर्जन्म की अवधारणा को आप बौद्ध धर्म से जोड़ सकते हैं, हिंदू धर्म से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों धर्म में पुनर्जन्म की व्याख्या की गई है। बौद्ध धर्म में तो बाकायदा दलाई लामा जो अगला चुना जाता है पुनर्जन्म के जरिए ही चुना जाता है। ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर पुनर्जन्म की कहानियां बहुत ज्यादा है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ड्रूज धर्म बना है वो सर्व धर्म से मिलकर बना है। लेकिन उसके चक्कर में कैसे दो देश लड़ रहे हैं? ड्रूज समुदाय के नियम क्या है? क्योंकि ये सख्त नियम है। ड्रूज समुदाय में विवाह के नियम बेहद सख्त हैं। यदि कोई ड्रूज व्यक्ति समुदाय के बाहर किसी से शादी करता है तो इसके सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को समुदाय से बहिष्कृत किया जा सकता है। इसका मतलब है कि उन्हें सामुदायिक गतिविधियों, धार्मिक समारोह, यहां तक कि सामाजिक मेल जोल से बाहर रखा जा सकता है। यदि कोई ड्रूज समुदाय के बाहर शादी करता है तो उन्हें धार्मिक रूप से ड्रूज के रूप में मान्यता दी ही नहीं जाती। यहां तक कि उनके बच्चों को भी आमतौर पर ड्रूज नहीं माना जाता। बाहर शादी करने से परिवार के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, और कई मामलों में परिवार ऐसे व्यक्ति को अस्वीकार कर सकता है, उनके साथ संपर्क सीमित कर सकता है। हालांकि इजराइल में ड्रूज समुदाय कुछ हद तक आधुनिक प्रभावों के प्रति खुला हुआ है, लेकिन सीरिया में ऐसा नहीं है। तो क्या सीरिया के अंदर ड्रूज समुदाय को बचाने के लिए अटैक किया गया? इजराइल की तरफ से यही कहा गया। उसने कहा कि सीरिया दरअसल ड्रूज के लिए नर्क बन गया है, और वहां बीते 48 घंटों में 300 के आसपास ड्रूज को अटैक कर मारा गया, और उनको बचाने के लिए इजराइल ने इस मोर्चे को खोला है। दरअसल सीरिया के अंदर ड्रूज समुदाय का इतिहास लंबे समय से तनावपूर्ण रहा है। 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के दौरान ड्रूज समुदाय ने तटस्थता बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने ना तो बशर अल असद की सरकार का समर्थन किया और ना ही विरोधी गुटों का समर्थन किया, यानी कि जुलानी का समर्थन भी नहीं किया। दिसंबर 2024 में असद शासन के पतन और हयात तहरीर अल शाम जैसे इस्लामिक समूह के सत्ता में आने के बाद ड्रूज समुदाय की मुश्किलें बढ़ गई, और इसका परिणाम यह रहा कि हाल ही में सीरिया के स्वेदा के अंदर ड्रूज मिलिशिया और बेडोइन जनजातियों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। इन झड़पों में कम से कम 30 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। जब सीरियाई सरकारी बलों ने व्यवस्था बहाल करने के लिए स्वेदा में प्रवेश किया तो ड्रूज समुदाय ने उसे अपने खिलाफ कार्रवाई के रूप में देखा। ड्रूज मिलिशिया और सीरियाई सेना के बीच भी झड़पें हुई, और ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार इन झड़पों में कम से कम 100 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। हालांकि इजराइल कहता है कि मारे गए लोगों की संख्या 300 से ज्यादा है, और ये सभी
ड्रूज समुदाय से और उनको बचाने के लिए, नरसंहार को रोकने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन यही नरसंहार गाजा के अंदर खुल्लम खुल्ला चल रहा है और कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन क्या इजराइल को कहा गया ड्रूज की तरफ से कि आप आइए और हमें बचाइए? क्या ड्रूज समुदाय ने कोई सहायता मांगी इजराइल से? ऐसी जानकारी कहीं नहीं है। तो इजराइल का हस्तक्षेप क्यों है? इजराइल ने इन झड़पों के बाद सीरिया में हवाई हमले शुरू किए। सीरियाई रक्षा मंत्रालय, सैन्य मुख्यालयों, यहां तक कि टैंकों को निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि हमले ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए किए गए। हालांकि इसके पीछे कई जटिल कारण हैं। इजराइल में ड्रूज समुदाय को एक वफादार अल्पसंख्यक माना जाता है और वो इजरायली सेना में सेवा करते हैं और उच्च पदों पर हैं। तो क्या अपनी सेना को खुश करने के लिए, अपनी सेना के ड्रूज अधिकारियों को खुश करने के लिए नेतन्याहू ने सीरिया पर अटैक किया ताकि सीरिया के जरिए नेतन्याहू अपने वहां अपनी सत्ता को कंट्रोल कर सके? यह सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल के अंदर नेतन्याहू की सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियां एक एक करके उनका साथ छोड़ रही हैं और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि बहुमत से सिर्फ एक वोट ज्यादा नेतन्याहू की सरकार के पास इस वक्त अल्पमत में नहीं है, लेकिन अल्पमत के जैसे है। तो क्या इसलिए सेना के ड्रूज अधिकारियों को खुश करने के लिए किया गया? इजराइल के ड्रूज और सीरिया के ड्रूज के बीच पारिवारिक और ऐतिहासिक संबंध है। इजरायली सीरिया में ड्रूज समुदाय पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए खुद को प्रतिबंधित कहता है। वो कहता है कि वो प्रतिबद्ध है। इजराइल का गोलान हाइट्स ये पहले से इजराइल के कब्जे में है और यहां से सीरिया की राजधानी को अटैक किया जा सकता है और इसको लेकर सीरिया हमेशा से परेशान रहा। वहीं जो गोलान हाइट्स है वो सीरिया के स्वेदा प्रांत से भी सटा हुआ है, वो स्वेदा प्रांत जहां ड्रूज समुदाय पर अटैक किया गया है और गोलान हाइट्स के जरिए सीरिया ने यह अटैक किया। इजराइल दक्षिणी सीरिया को एक सैन्य मुक्त क्षेत्र बनाना चाहता है ताकि उसकी सीमाओं को कोई खतरा ना हो। सीरियाई सेना या इस्लामिक समूहों की मौजूदगी को इजराइल अपने लिए हमेशा से खतरा मानता है। असद शासन के पतन के बाद हयात तहरीक अल शाम जैसे समूहों का प्रभाव बढ़ा है। एचटीएस का मूल संगठन अल कायदा था और इजराइल इसे अपनी सीमा के लिए खतरा मानता है। लेकिन सीरिया पर जो हमला किया गया है, क्या वो सिर्फ अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए जो ड्रूज समुदाय से आते हैं, या गोलान हाइट्स को जहां इजराइल पहले से कंट्रोल करके बैठा है वहां अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, या गोलान हाइट के साथ वो स्वेदा इलाके को भी कंट्रोल करना चाहता है? यह सवाल है क्योंकि इजराइल की संघर्ष में दिलचस्पी के दो बड़े कारण हैं। एक जो पहला कारण है वो नहीं चाहता कि इस्लामी चरमपंथी समूह सीरियाई सीमा के पास अपना ठिकाना बनाए, खासकर स्वेदा जैसे ड्रूज बहुल्य इलाकों के अंदर। दूसरी वजह कि इजराइल के भीतर मौजूद ड्रूज समुदाय है और ये इजरायली सरकार के काफी करीब माने जाते हैं। उनकी चिंता को दूर करने के लिए भी इजराइल सक्रिय हो गया। इजराइल ने स्वेदा में सीरियाई सरकारी सैनिकों पर हवाई हमले किए। हमले के महीनों में इजरायली सेना ने दक्षिण सीरिया के उस बफर जोन पर कंट्रोल कर लिया जहां पहले संयुक्त राष्ट्र के सैनिक गश्ती किया करते थे। लेकिन ड्रूज पर सीरिया और इजराइल के बयान बेहद चौंकाने वाले हैं। ये बयान इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि ये एक नई जंग को दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में जरा देखिए दोनों ही देशों की तरफ से क्या बयान दिए जा रहे हैं, जरा इस पर गौर करने की जरूरत, क्योंकि एक तरफ सीरिया है और दूसरी तरफ इजराइल है। इजराइल क्या कह रहे हैं कि सीरिया में ड्रूज समुदाय के साथ वहां की फौज अमानवीय हरकत कर रही है। ड्रूज समुदाय के 300 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है। उसी का बदला लेने के लिए और सीरिया की फौज को रोकने के लिए हमले किए गए हैं, यह इजराइल की तरफ से कहा गया है। लेकिन अहमद अल शरा, जिसे जुलानी भी कहते हैं, जो सीरिया का राष्ट्रपति है इस वक्त, वो क्या कह रहा है वो जरा देखिए। वो कह रहा है कि हम
जंग से नहीं डरते, हमने पूरी जिंदगी चुनौतियों से लड़ते हुए बिताई है। क्योंकि जुलानी एक दौर में अमेरिका के साथ वैश्विक आतंकी घोषित और बाकायदा अमेरिका ने उस पर हजारों डॉलर का इनाम रखा हुआ था। वो एक अलग बात है कि राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा जुलानी से मिलने पहुंचे, उनके साथ मीटिंग की, उनसे हाथ मिलाए और वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में है अमेरिका की। बहरहाल क्या वाकई जुलानी जो कह रहे हैं कि हम जंग से नहीं डरते, हमने पूरी जिंदगी चुनौतियों से लड़ते हुए बिताई है, क्या वो इशारा कर रहे हैं कि वो इजराइल पर अटैक करने को तैयार है? लेकिन इन सबके बीच में सवाल यह भी है कि क्या वाकई में ड्रूज सीरिया की आत्मा है? यह बेहद गंभीर है, क्योंकि जुलानी जो अल शरा है वो कह रहा है कि ड्रूज जो है वो सीरिया की आत्मा है। अगर वो आत्मा है तो 300 ड्रूज कैसे मारे गए? बहरहाल जुलानी कह रहा है कि अपने पहले सार्वजनिक बयान में उसने इजराइल पर सीरिया में सांप्रदायिक फूट भड़काने का आरोप लगाया है। किसी एक मोर्चे पर जीत का मतलब जंग को जीतना नहीं होता, यह जुलानी कह रहा है इजराइल को। सीरिया किसी भी बाहरी दखल को स्वीकार नहीं करेगा, खासकर द्रूजों के मामले के अंदर। द्रूज सीरिया की आत्मा है, उनके हक की हिफाजत करना सीरिया का कर्तव्य है। सरकार पर बढ़ते हमलों और आंतरिक झड़पों के बीच टकराव से ज्यादा बातचीत को अहमियत देने की बात कही। इस दौरान 3 देशों के नाम लिए गए, पहला अमेरिका, दूसरा अरब और तीसरा तुर्की। सीरिया कह रहा है, जुलानी कह रहा है कि अमेरिका, अरब और तुर्की की मध्यस्थता ने हालात को बेकाबू होने से रोका है। लेकिन तुर्की से एर्दोगन ने तो बयान ही नहीं दिया। वो एर्दोगन जो ईरान पर अटैक के बाद खुलकर बोल रहा था, वो एर्दोगन जो सीरिया के अंदर प्रोक्सी सरकार चला रहा है, वो एर्दोगन जिसने बाकायदा अल असद की सरकार को सीरिया से उखाड़ फेंका, वो तुर्की सीरिया पर हुए अटैक के बाद कोई बयान नहीं दे रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुर्की ही अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल के जरिए सीरिया को कमजोर कर रहा है? क्योंकि सीरिया एक बड़े दौर तक आईएसआईएस का अड्डा रहा है और अल जुलानी के वहां राष्ट्रपति बनने के बाद आईएसआईएस वहां मजबूत हो रहा है, अल-कायदा मजबूत हो रहा है। तो क्या उससे तुर्की और अमेरिका दोनों डर तो नहीं रहे? क्योंकि सीरिया पर इजराइल अटैक की कहानी को समझने की जरूरत है। जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, उस दौरान सीरिया ने अपने एयर स्पेस को इजराइल के लिए खोला था और यह सब कुछ सीरिया ने तुर्की के कहने पर किया था। और यह खुल्लम खुला बयान दिए गए थे कि तुर्की ने कहा इसलिए किया गया। अब सीरिया और वैश्विक राजनीति में सवाल उठ रहा है कि इजराइल ने धोखा दिया है या तुर्की का शिकार सीरिया हो गया है, या फिर ईरान से अलग करने की साजिश में सीरिया फंस गया है। क्योंकि सीरिया और ईरान की एक अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन ईरान पर जब इजराइल ने अटैक किया और सीरिया ने अपने एयर स्पेस को तुर्की के कहने पर खोला, तो दोनों के बीच में खटास आ गई। क्या तुर्की यही चाहता था ताकि वो अरब को कंट्रोल कर सके? और अरब को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती वो ईरान थी, जिस पर अटैक कराया गया। तो क्या तुर्की खलीफा की गद्दी को वापस पाने के लिए अरब को अशांत कर रहा है और अपने पड़ोसियों को कमजोर करने के लिए अमेरिका के जरिए इजराइल को हथियार बनाते हुए अटैक करा रहा है? क्योंकि सीरिया के साथ हर वक्त ईरान खड़ा रहा है। सीरिया के एक हिस्से को इजराइल कंट्रोल करता है, जिसे गोलान हाइट्स कहते हैं, जबकि सीरिया में तुर्की अपने कंट्रोल की सरकार चाहता है। ऐसे में सीरिया के ईरान से रिश्ते का कमजोर होना जरूरी था। और क्या अब इजराइल के अटैक के पीछे भी तुर्की की चाल है? क्योंकि इस पूरे अटैक पर एर्दोगन ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया, कोई बयान जारी। लेकिन क्या पूरा का पूरा खाड़ी क्या इजराइल के चक्रव्यूह का शिकार हो गया है? जरा समझिए और इसको जाकर मैप पर भी देखिएगा कि इजराइल एक एक करके कैसे
देशों को निशाना बना रहा है। लेबनान पर अटैक किया गया। वहां हिजबुल्लाह के जरिए कहा गया कि हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन, उसको खत्म करने के लिए लेबनान पर अटैक कर लेबनान को कमजोर किया गया। फलस्तीन लगभग खत्म हो चुका है। निशाने पर दिया गया हमास को। कहा गया कि हमास आतंकवादी संगठन, उसको खत्म करने के चक्कर में पूरा राफा, पूरा गाजा और फलस्तीन का मैक्सिमम हिस्सा उड़ा दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। तीसरा देश जरा देखिए, तीसरा देश है यमन। हूती को अटैक करने के साथ यमन के एक बड़े हिस्से को अटैक किया गया और यमन के उस हिस्से को अटैक किया गया जो दरअसल समुद्र से लगता हुआ और जहां से व्यापार होता है। इसके बाद देखिए सीरिया के अंदर द्रूज को निशाना बनाते हुए अटैक किया गया। वहां के रक्षा मंत्रालय को ही अटैक कर दिया गया और यह भी इजरायल ने किया। इसके अलावा ईरान, जहां के परमाणु ठिकानों को ही अटैक किया गया और उसके अलावा कई जगहों पर, कई शहरों को निशाने पर दिया गया ताकि उसको भी निशाने पर लेकर उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए। और कमाल की बात, ये सारे के सारे देश खाड़ी देश कहलाते हैं। तो क्या जानबूझकर खाड़ी को इजरायल के जरिए अटैक किया गया है और क्या इसके पीछे इजरायल की खुद की भी मंशा है जो उसकी ग्रेटर इजरायल बनाने की है? बहरहाल एक और खाड़ी का देश इजरायल का शिकार और इस बार द्रूज समुदाय को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।